लोग आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। कैसा रहा सब वहाँ? भाऊजी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन आकांक्षा कहाँ है? आकांक्षा भाऊजी वो ईशान भैया को मिलने गई है। मैं आपको आपका वादा याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको आपका वो कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ जिस पे आपने साइन किए हैं। मुझे कुछ याद नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो आपका ये आखिरी फैसला है, तो फिर मेरा भी एक आखिरी फैसला सुन लीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है। अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूं ना, उसे ध्यान से सुनिए। अगर अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से फिरे तो इतना ध्यान रखिए भैया, तान्या हिंदुस्तान तो कभी वापस नहीं आ पाएगी, और कम से कम 10 साल के लिए तान्या के पासपोर्ट पर रेड कॉर्नर लग जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं ये काम बहुत आसानी से कर लूंगी। ये तुम क्या बात कर रही हो आकू? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है भैया। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए और आप हिंदुस्तान से बाहर ना जा पाए। तुम मुझे धमकी दे रही हो? पहले आप याद कर लो कि मैं आपकी बहन हूं। अगर एक भाई बोलेगा तो एक बहन जवाब देगी, और अगर ईशान बोलेगा तो आकांक्षा जवाब देगी। फैसला आपके हाथ में है, सोच लो। आकांक्षा तुम कब आई? आज तो मैं बहुत देर से गई थी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ईशान भैया के पास बहुत कुछ छोड़ आई हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया? हाँ, और मैंने तो सुना था सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया था, पर इस एक बात को ठीक करने के लिए पता नहीं और मुझे कितने गलत रास्ते चुनने पड़ेंगे। लेकिन आकांक्षा हुआ क्या है? मुझे बात तो बताओ। ईशान भैया मान ही नहीं रहे थे। तान्या के हाँ करने के बावजूद भी उनके चेहरे पे एक अजीब सा डर बना हुआ है, और उसके ऊपर से अब उन्हें लगता है कि वो सिमरन के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इस मौके पर अपनी बात से मुकरकर वो सिमरन के साथ इससे कहीं ज्यादा गलत करेंगे। वो पागल हो जाएगी, खुदकुशी तक कर सकती है। इस खुदकुशी की वजह से तो हम हमेशा उसे खींच के अपनी ओर लेके आते हैं, पर तुम्हें पता है रणबीर, आज ईशान भैया को मुझे धमकी भी देनी पड़ी। अपने उस भाई को मुझे धमकी देनी पड़ी जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। मुझे उसे ये कहना पड़ा कि तुम नहीं जानते ईशान भैया, नहीं जानते कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। एक बात ध्यान रखना ईशान भैया, आपको और तान्या को मैं कभी भी मिलने नहीं दूंगी अगर आपने सिमरन से शादी नहीं की तो।
आकांक्षा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं रणबीर, मैं शांत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मैं शांत। तुम्हें मालूम है रणबीर, आज अकेले यहाँ बैठे बैठे मैं सारी बातें अपने दिमाग में रिमाइंड कर रही थी, सोच रही थी अकेले बैठ के। वो बचपन की सारी बातें एक एक करके मेरे दिमाग में रिमाइंड हो रही थी। हम कैसे खेला करते थे, याद है तुम्हें? याद है रणबीर तुम्हें वो आइसक्रीम? ईशान भैया तुम्हारी आइसक्रीम चुरा के हमेशा मुझे ही खिला दिया करते थे। और राखी वाला दिन याद है? राखी वाला दिन वो पापा से सारे पैसे ले लेते थे और बार बार मैं उनसे पैसे मांगती थी और वो नहीं देते थे। और कॉलेज में तो रोज हर दूसरे दिन झगड़ा करके आते थे। तुम्हें याद है एक दिन एक लड़के ने मुझे ऊपर नीचे कुछ बोल दिया था तो उससे कितना झगड़ा किया था भैया ने। वो एक बड़े भाई की तरह तो कभी भी मेरे साथ रहे ही नहीं है, एक बॉडीगार्ड की तरह हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। उस भाई को मुझे आज धमकी देनी पड़ी। नहीं रणबीर नहीं, बहुत गलत बात है ये। नहीं आकांक्षा, कुछ भी गलत नहीं। और हम लोग जो कर रहे हैं वो अपने लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। अपने लिए या किसी दूसरे के लिए? गलत तो गलत ही होता है ना रणबीर। जिस बात की शुरुआत ही गलत तरीके से हुई हो उसमें सब कुछ गलत तो होगा ही ना। पर हम तो सब कुछ सही करने के लिए निकले थे ना रणबीर। सब कुछ सही हो जाएगा आकांक्षा, लेकिन तब तक हमें हर वो चीज गलत करनी पड़ेगी जब तक ये सब कुछ सही रास्ते पर नहीं आ जाता। पता नहीं कब आएगा सब कुछ सही रास्ते पर। आ जाएगा आकांक्षा, आ जाएगा रास्ते। जब हम आज यहां तक पहुंच गए तो आगे भी चलते ही जाएंगे, लेकिन हमारा ये रास्ता तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सिमरन की डोली इस घर में नहीं आ जाती। नहीं, ये ईशान भैया है ना, अपने बड़े भाई साहब, ये तब भी टेढ़ी की टेढ़ी पूछ ही रहेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन जब सुबह हम लोग सब जागेंगे तो सब कुछ अच्छा सा हो जाए। नहीं रणबीर, ये तुम्हारे खुद के अंदर की अच्छाई है जो बोल रही है। और मैं पता नहीं कब इस गिल्ट से बाहर आऊंगी। आकांक्षा, भूल जाओ ये सब कुछ, भूल जाओ इस किस्से को, भूल जाओ ईशान भैया को। नहीं रणबीर, मैंने ईशान भैया के चेहरे पे एक ऐसा डर देखा है जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है ना, स्टेशन पे खड़ा हुआ अपनी माँ की उंगली थाम के और उसके हाथ से अचानक उसकी माँ की उंगली छूट जाती है, वैसा डर। मैं समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। प्लीज रणबीर, प्लीज तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगे? मैं रो लेना चाहती हूँ जी भर के। रोले बहन, रोने से गम हल्का हो जाता है। हाँ दीदी बोलो। मैंने ये कहने के लिए तुम्हें फोन लगाया था, मैं जो प्रॉब्लम लेकर वहां से निकली थी वो हल हो गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। पर दीदी टेंशन था क्या? अरे जो टेंशन हल हो गई है उसका क्या जिक्र करना। तू ये समझ, कोई तूफान आने वाला था, अब नहीं आएगा। नहीं आ रहा या आने का कोई खतरा ही नहीं है? अरे बाबा अब कोई खतरा नहीं है। खैर तू ये बता और वहां क्या चल रहा है? अरे यहाँ तो दीदी सब पगलाए हुए हैं और माँ ने जो दीदी के लिए दहेज का सामान बनाया हुआ था ना, उसे पूरे घर में फैला दिया है और जो भी आता है उसे एक एक चीज निकाल के दिखाती है और उनसे अप्रूवल लेती है। हर कोई आने जाने वाला कुछ ना कुछ कमी निकाल जाता है। लोगों का क्या जाता है, ख्वाहिशों का कोई अंत होता है क्या? और
माँ दौड़ पड़ती है उस चीज को लाने के लिए। क्या बताऊं दीदी, दहेज का सामान बढ़ता जा रहा है और माँ का काम खत्म ही नहीं हो रहा है। और तेरे भाऊजी? भाऊजी तो बौखलाए बौखलाए घूम रहे हैं, उनकी तो अभी तक लिस्ट ही नहीं बन पा रही है। दीदी दिन में कम से कम 3 बार लिस्ट बनाने बैठ ही जाते हैं और कुछ याद आता है फिर उठ के चले जाते हैं। आप ना रणवीर भैया को यहाँ जल्दी भेज दो ताकि उनको संभाल सके। हाँ हाँ जरूर, मैं रणवीर को जल्दी वहाँ भेज देती हूँ। अच्छा तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? वो तो जब से आप गई है ना, एक सपने में डूबी हुई है। अच्छा है, उसे सपनों में ही डूबे रहने दे। बहुत दिनों बाद उसकी तमन्नाओं को एक शक्ल मिली है। ठीक है दीदी, अगर आपको कुछ भी काम हो ना तो आप मुझे फौरन फोन करना। और कौन है मेरे पास फोन करने के लिए? तुझे नहीं करूंगी तो और किसे करूं? चल फोन रख। ठीक है दीदी, रखती हूँ। ओके बाय। चंचल पुत्र, किसका फोन था? आकांक्षा दीदी का। तो कम से कम बात तो करा देती। लेकिन आपने। किसका फोन था? आकांक्षा दीदी का। अरे पगली, कम से कम बात तो करवा देती। कमाल है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझसे बात करने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और हर कोई आके कह रहा है आकांक्षा दीदी का फोन था तो मुझसे बात करा देती। आकांक्षा दीदी नहीं हो गई, कोई ऐश्वर्या राय हो गई। और पुत्र, हमारे लिए तो ऐश्वर्या राय भी वही है और आशा पारेख भी वही है। अरे बाऊजी, आपने कहाँ ऐश्वर्या राय और आशा पारेख को साथ में मिला दिया? आपको पता है उन दोनों के बीच में 40 साल का फर्क है। अरे बेटा जी, आपको नहीं पता? आप में और बाबूजी में भी तो 40 साल का फर्क है ना? आपको पता है, आपके बाबूजी जब जवान थे ना, भाग भाग कर आशा पारेख की फिल्म देखा करते थे। गलत बात नहीं करनी, गलत बात तो बिल्कुल नहीं करनी। मैं भाग भाग के नहीं जाता था, साइकिल पे जाता था और भाग भाग के तो ईशान का प्यो जाता था। अच्छा वो सब छोड़िए। अच्छा बेटा ये बता, आकांक्षा ने बताया डेट कब की निकली है? ये तो मैं पूछना ही भूल गई। हम तो सिर्फ सिमरन दीदी के बारे में बात कर रहे थे। पुत्र, अब सिमरन दीदी के बारे में बात क्या करनी है? और उसके दुख के दिन तो खत्म हुए अब। हाँ ये तो सच है। अच्छा वो सब तो ठीक है बेटा, तुझे फोन करके पूछना शादी की तारीख कब की पक्की हुई है। आप दोनों ने ना मुझे टेलीफोन ऑपरेटर बना दिया है। क्या कर ले, पूछ ले। अरे चंचल का फिर से फोन। हेलो, हाँ चंचल बोल। दीदी यहाँ सब लोग मुझे घेर के खड़े हुए हैं, ये शादी की तारीख कब की फिक्स हुई है? पंडित जी 1-2 दिन में बताने ही वाले हैं। बस पंडित जी बताने ही वाले हैं। पर पंडित जी कब बताएंगे? पर पंडित जी कब बताएंगे, ये बाबूजी का सवाल है। अरे बताया ना मैंने तुम्हें, 1-2 दिन में बताएंगे। बस 1-2 दिनों में आकांक्षा दीदी का जवाब है। बोलना तारीख जल्दी पक्की करके बताए। तारीख जल्दी पक्की करके बताइए, ये माँ का सवाल है। तू भी ना पागल कर देगी सबको। चल फोन रख। तू पागल कर देगी सबको, चल फोन रख। क्या आकांक्षा दीदी का कहना था? बिल्कुल सही कह रही है आकांक्षा, तुमने हम सबको पागल कर रखा है। मैंने पागल कर रखा है? मैंने पागल किया? आप सबने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। अच्छा अच्छा चल ठीक है, मैं खुद बात करूंगा अभी। लो अभी बात करो। नहीं, रात को बात करूंगा। चलो। कमाल है, अभी कह रहे थे कि अभी बात करो, अब कहते हैं रात में बात करूंगा। अरे तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे फैसले से तुम सड़क पर आ जाओ। और ये सड़क पर वो लोग नहीं आते जिनके पास दौलत नहीं होती, बल्कि सड़क पर वो लोग आते हैं जिनके पास बाप नहीं। हमारे पास तो आप दोनों और हम तो और दौलत कमा लेंगे। और देखना बाबूजी, इस दफा आपके साथ हम दोनों तो इस दफा पहली बार से जल्दी पैसे कमाएंगे। लेकिन बेटा मुझे सारी जिंदगी एक बात सता कि मेरी एक गलती की सजा मेरे बच्चों को सर मैं बात कहता हूँ खरी और वो भी मुंह पर। आपको ये साइन नहीं करना चाहिए था। कैसे कर दिया सर आपने? दिल पे पत्थर रख के
बैठिए। जी सर। सक्सेना साहब, मैंने आज तक बहुत मुश्किल काम किए, लेकिन इससे मुश्किल काम मैंने जिंदगी में नहीं किया। ये कुछ ऐसा है सक्सेना साहब, जैसे एक आदमी खुदकुशी करने के लिए पानी में डूब जाए, वो डूब ना पा रहा हो, मर ना रहा हो, और फिर वो सोचे कि क्या मैं अपनी खुदकुशी रोक सकता हूं? मैं पानी से बाहर आ सकता हूं? बस मेरा हाल भी वैसा ही। रणबीर और आकांक्षा के कहने पे मैंने साइन तो कर दिए, लेकिन मैं भी सोच रहा हूं क्या मैं अपने साइन करना रोक सकता था? रोक सकता था नहीं सर, रोकना चाहिए था। वो दोनों आपके बच्चे हैं सर, आपको साइन नहीं करना चाहिए था। एक बात कहूं सक्सेना साहब, शायद इसमें मेरा भी स्वार्थ था। मैं कहीं ना कहीं इन बच्चों से ज्यादा सिमरन और बलदेव के बारे में सोच रहा था, या इनकी मां के दिए हुए वचन के बारे में सोच रहा था। इसमें स्वार्थ कहाँ है सर? आप अब भी अपने दोस्त और उसकी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। अपने खून के बारे में तो कोई भी सोचता है। महान वो होता है जो अपनी दोस्ती के बारे में सोचता है, किसी के दिल की भावनाओं के बारे में सोचता है, किसी के दिल के दर्द के बारे में सोचता है। सक्सेना जी, आप मुझे देवता मत बनाइए। अब तो इंसान बनना भी मुश्किल पड़ रहा है। पता नहीं मैं इस गिल्ट के साथ मर भी पाऊंगा कि नहीं। सर संभालिए अपने आप को, मुझे तो डर लग रहा है सर। लेकिन मेरा डर तो निकल गया। मुझे डर लगता ही नहीं, और डरना भी किस बात के लिए? अब कुछ लुटने के लिए है ही नहीं। सर आप संभालिए अपने आप को। आप ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? आप घर जाके आराम कीजिए सर। सक्सेना साहब, अब तो आराम मौत के बाद ही आएगा। मैं आकांक्षा को बुलाता हूं। प्लीज सक्सेना साहब, हो सके तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नहीं सर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। सक्सेना साहब, अब तो जिंदगी का सफर अकेले ही काटना है। लेकिन सर प्लीज सक्सेना साहब। जी सर। और सड़क पर वो लोग नहीं आते जिनके पास दौलत नहीं होती, बल्कि सड़क पर वो लोग आते हैं जिनके बाप नहीं। हमारे पास तो आप दोनों और हम तो और दौलत कमा लेंगे। और देखना बाबूजी, इस दफा आपके साथ हम दोनों। लेकिन बेटा मुझे सारी जिंदगी एक बात सताती कि मेरी एक गलती की सजा मेरे बच्चों को सजा अगर किसी को मिल रही है तो वो मिल रही है सिमरन को। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिमरन की जिंदगी के लिए तो करना है।
इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद ये दोनों बच्चे कितने आराम से सो पता नहीं ऐसे बच्चे आजकल की दुनिया में होते भी हैं कुछ भी हो ये दोनों एकदम नायाब है। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। सड़क पर वो लोग नहीं आते जिनके पास दौलत नहीं होती, बल्कि सड़क पर वो लोग आते हैं जिनके पास बाप नहीं। सजा अगर किसी को मिल रही है तो वो मिल रही है। जल्दी करो, अंदर ऑक्सीजन लगाओ। आप लोग वेट कीजिए। डॉक्टर कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? देखिए आप लोग वेट कीजिए, हमें चेक करने दीजिए। आप वेट कीजिए बाहर।